हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एडी ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट एक सेशन छोटा सा मैंने लिया था, एक वीडियो लेक्चर, जो कि आपका यूकेपीएससी 2022 का जो एग्जाम अभी हुआ है रिसेंटली 7 और 8 मई को। 7 में आपका हिंदी और इंग्लिश था और 8 तारीख को था आपका टेक्निकल का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के अंतर्गत आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। फिलहाल मैं भी आज बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको न जाने कितने बार मैं अपने कोर्सेज में यूकेपीएससी जेईई के कोर्स में डिस्कस किया था सोम के लेक्चर में। ये बहुत सारे बार में जो अपनी प्रैक्टिस क्लासेज जो होती हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए, इवन यूकेपीएससी जेईई का भी लास्ट टाइम पर मैंने प्रिपरेशन कराई थी, तो उसमें भी बहुत बार डिस्कस किया था। और वो था क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आप लोग जो है पता नहीं क्यों भूल जाते थे उस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, बोला गया था कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब आप जितने भी आज आपको टूल्स बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपने सीरियस होकर इस क्वेश्चन को सुन लिया है तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आप कभी जीवन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीजें इधर उधर कुछ भी मोड़ दे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसके सारे टूल्स को समझो। जैसे कि जो हमने पहला क्लास जो लिया इस पर यूकेपीएससी 2022 सोम के क्वेश्चन का, जो आपने देखा होगा कल किया था, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपके जो आए हुए थे डिफ्लेक्शन या स्लोप से रिलेटेड, या इसी एसएफडी बीएमडी का रिएक्शन का कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था, आज हम एसएफडी बीएमडी और उसी का कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। जस्ट आप भली बात ही जानते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब ही होता है कि दो सपोर्ट में कोई बीम होगा और वो दो सपोर्ट आपके होंगे, एक होगा आपका हिंज सपोर्ट और दूसरा होगा रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आप बहुत बारीकी से समझते हैं कि हिंज सपोर्ट का मतलब होता है कि दो रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है सर कि एक वर्टिकल रिएक्शन बस। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे था, यहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा था, एक कॉन्सेंट्रेटेड कपल लग रहा था, तो कुछ इस तरीके का जो क्वेश्चन है मेरे पास, इस तरह का एक कॉन्सेंट्रेटेड कपल लग रहा है जिसका नामकरण किया गया है एम। ओके, ये बोला गया है कि यहां से इस सपोर्ट को, चलिएगा एक नाम दे देते हैं ए, कैपिटल ए, इस सपोर्ट को नाम दे देते हैं बी, कैपिटल बी। और ये बोला गया है यहां से कि ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो कपल जहां पे लग रहा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड कपल। देखिएगा कपल भी मतलब मूवमेंट दो तरह के होते हैं। देखिएगा, एक मूवमेंट में कहूं कि ये तुम्हारे पास फिक्स सपोर्ट है, यहां से मैंने लोड लगाया, इस लोड लगाया पी, इस ये डिस्टेंस है एल, तो इस लोड और फोर्स का जो साइमल्टेनियसली इफेक्ट हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्रिएट कराएगा मूवमेंट को, एक बेंडिंग मूवमेंट को क्रिएट कराएगा, और वो यहां पर डेवलप होगा रिएक्शन फॉर मूवमेंट। तो ये हो जाता है P इंटू एल का ही मूवमेंट यहां पर क्रिएट होता है, ठीक। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट किसको कहते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, इसका प्रैक्टिकली व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, मान लेते कोई बीम है, इस बीम में आपने एक मेंबर कुछ इस तरीके से जोड़ा है डियर स्टूडेंट, कि जिस पर आपने ये कुछ एक मेंबर आपने एक अटैच किया है, इस पर जो फोर्सेस लगाया गया होगा, ऐसा एक फोर्स ऐसा लगाया गया है, और इधर इस पर फोर्स लगाया गया है, इंटेंसिटी W और W सेम इंटेंसिटी है, और बकायदा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है प्यारे विद्यार्थियों x। अब मुझे बताओ इस बीम पर आपको किस तरह की टेंडेंसी दिख रही है, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट देखो। लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपको बताया था, सोम का जो वीडियो लिया था, उसमें देखा होगा मैंने ब्रैकेट लोडिंग का आपको पूरा चीजें समझाया कि ब्रैकेट लोड किस तरह के लोड को कहते हैं और उसकी रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए एसएफडी बीएमडी का सारा फिनोमेना, सारे प्रोसेसिंग मैं अपने डिटेल लेक्चर में समझाया हूँ, उसको भी देख लेना आप सोम के। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको देखेंगे इस फिगर को, तो आपको क्या दिखेगा, ये बीम था, तो ये एक इस तरह का मूवमेंट एक क्रिएट करा रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है माना, तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो यही कहलाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड कपल या मूवमेंट। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जैसे आप बोलते थे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो वैसे ही एक अकेला मूवमेंट है कॉन्सेंट्रेटेड। और ये मूवमेंट कितने का होगा, बकायदा W इंटू एक्स का मूवमेंट होगा। और अगर आप इस पर कोरिलेट कर रहे हैं तो वो W इंटू एक्स, वो आपको ऑलरेडी उसने M के नाम से बोला गया, वो है वो मूवमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, ठीक है। चलिए खैर, ये सब बातें आप में पता होंगी, नहीं भी पता है तो आप एक बार डिटेल लेक्चर में मेरा देख सकते हैं। आज हम इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी को समझाएंगे आपको कि क्या है एक्चुअली में, क्यों आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा है एग्जाम में।
वैसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा जो कंटिन्यू क्लास में रहा होगा। तो ये डिस्टेंस है ए, पहली बात, और ये डिस्टेंस है प्यारे विद्यार्थियों बी। ठीक, अब इसमें डाउट ये होता है कि सर सबसे पहले, ठीक है, इसमें जो पूछा गया है, मेरे पास पेपर है तो पेपर में पूछा गया है शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये क्वेश्चन था। और बहुत लोगों ने जल्दीबाजी में इसमें क्वेश्चन में गलती करी है। एक क्वेश्चन और है आपका, उसको भी कराऊंगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो, जरा सा कैलकुलेशन में। ये बहुत इजी था अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर शियर फोर्स बताना है, पॉइंट ऑफ। प्यारे विद्यार्थियों दो चीजें होती हैं, दो चीजें यहाँ पर नोट में लिखूंगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, कभी भी आप भूले ना इन चीजों को। एक होता है डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, फ्लेक्चर, क्योंकि ये चीजें डाउट करती हैं। और एक होता है डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। इन दो चीजों को आपको जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की अगर जब बात करते हैं हम, क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब होता है द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंजेस, ठीक है ना, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंजेस। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्ट curvature of deflected shape changes। दोनों में मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, टेंशन न लें, बिल्कुल भी टेंशन न लें। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मैं आपको दो फिगर दे रहा हूं और ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक फिगर मैं आपको कुछ इस तरीके का दे रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट वन। बनते हैं ये फिगर, जैसे कि आपका जब आप फिक्स्ड बीम बनाते हैं तो उसमें बनता है एक, अगर आपका कोई इस तरह का कोई बीम है, मैं बीम पे नहीं जाऊंगा, ये सारे सीधे सीधे ये समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा BMD है, दिस इज द BMD 1 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये शेप आया, कोई बीम रहा होगा आपको, व्हाटएवर जैसे भी रहा है, मैं उससे मतलब नहीं, अभी आ गया माना BMD, आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया है। अगर आप देखें तो एक बेस लाइन है, दिस इज द बेस लाइन, अगेन दिस इज द बेस लाइन। तो बेस लाइन के नीचे जो भी आप लिखते हैं तो ये माइनस होता है, और ये हो गया, ये भी होता है माइनस में। अगेन ये भी बेस लाइन है, तो बेस लाइन के नीचे ये भी होता है माइनस में, और ये भी होता है माइनस में, और ये होता है बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव में। डेफिनेशन 1 को पढ़ें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंजेज, बेंडिंग मोमेंट के साइन चेंज जहां पर हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव से फिर नेगेटिव जा रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं, ये सीधे सीधी बात है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है, बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहाँ पर सॉरी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट साइन चेंजेस ही नहीं हो रहा है। हमारी डेफिनेशन क्या, मैंने यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक नहीं लिखा है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो, लिखा है कहीं नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे फिगर में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेंडिंग मोमेंट जीरो है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि बेंडिंग मोमेंट जीरो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमारी शर्त नहीं है, हमारी शर्त ये है कि आपका वो पॉइंट जहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, तो यही कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 1 और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 2, यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहे हैं, मतलब कि इसमें आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब आते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी, जैसे मैं कहूं कि ये सपोज दैट आपका ऐसा है, तो आपके पास ये बीम है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप, यहाँ पर लोड आया तो डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा है, तो इसमें एक ही कर्वेचर आपको दिख रहा है, एक ही कर्वेचर दिख रहा है आपको, ऐसा 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 कर्वेचर, एक ही कर्वेचर। तो इसमें मतलब आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। जैसे मैं एक फिगर आपको बना के दिखाऊं, मान लेते हैं कि कोई फिगर आपका ऐसा है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, इसमें डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे और ऐसे मिलके बना है। फिर से समझा रहा हूं,
ऐसे बना माना डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से, और ये कुछ ऐसे बन गया। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम था, सपोज दैट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से कि एक कर्वेचर ये वाला है डियर स्टूडेंट, और एक कर्वेचर ये है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, और ये होता है आपका कॉनकेव अपवर्ड। ये आपका है कॉनकेव या कॉनवेग, कॉनकेव बोलते इसको बोलते कॉनवेक्स डाउनवर्ड, है ना। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है और ये तुम्हारा कॉनकेव अपवर्ड है, अपवर्ड है, समझ रहे हो। केव गुफा वाला, दो लेंस होते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहां पर ये कर्वेचर अलग है, देखिएगा इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें हल्के से, तो यहां पर कर्वेचर अलग है। सवाल होता है पैदा बेंडिंग मोमेंट का नहीं, डिफ्लेक्टेड शेप में वो पॉइंट जहां पर कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो यहां पर कर्वेचर अलग था, और इस पॉइंट के इधर जाएं तो कर्वेचर कुछ और है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें बहुत बेसिक से आपको पता होती तो आप काम हो जाता। अब ये मैं क्यों बताया हूं, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको चाहिए, बहुत जरूरी था। देखिएगा यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पूछा गया था शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। चलो कोई नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर शियर फोर्स, सबसे पहला हमारा जो खेल होता है वो होता है डियर स्टूडेंट रिएक्शन का। अब सबसे मेजरली जो चीज है यहाँ पर, हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन पता नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब रिएक्शन पता नहीं है तो देखिएगा, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मैंने मान लिया आर ए, और यहां पर मैं मान लेता हूं आर बी, दो है। कहने का मतलब मेरा ये है कि दो रिएक्शन है, एक आर ए है और एक आर बी है, दो रिएक्शन हो गई, ठीक। अब यहां पर कई लोगों को डाउट ये आता है कि सर ये अपवर्ड ही आपने क्यों माना है। तो अपवर्ड मैंने जबरदस्ती नहीं माना है, इसको बस अज्यूम किया है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने मान लिया तो ये ऐसा ही होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास यही मेथड रहता है कि हम पहले अज्यूम करते हैं कि आर ए और आर बी दो चीजें हैं, आर ए आर बी दो चीजें और वो अपवर्ड है, अज्यूम किया हमने। तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आप लगाते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो टोटल अपवर्ड फोर्स टेकन एज पॉजिटिव, तो आर ए प्लस आर बी आपका अपवर्ड फोर्स हो गया। और सबसे मजेदार बात है कि डाउनवर्ड फोर्स कुछ है ही नहीं, तो मतलब कि 0। इससे हमने ये प्राप्त किया यहाँ से कि यहाँ से इस इक्वेशन से देखिएगा वर्टिकल रिएक्शन लगाया जब हमने, क्योंकि वर्टिकल फोर्स में केवल अपवर्ड हमने माने हैं अभी, तो ये मान लिया हमने कि आर ए दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर बी, मतलब कि आर ए और आर बी दोनों अपने आप में इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो इंटेंसिटी वाइज दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइड मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब कि आर ए 2 आएगा तो ये भी 2 ही आएगा, लेकिन इन दोनों का नेचर अलग होगा, एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा। और ये देख भी रहा है कि आर ए अगर आपका अपवर्ड होगा तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड होगा, या आर ए नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव। इन दोनों का मतलब ये समझ आया है। अब कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है ये बातें हम सब यहाँ पर करते हैं। चलिए लगाते हैं समीशन ऑफ मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगा देते हैं, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगाते हैं इज इक्वल टू 0। ए के अबाउट देखना है तो वहां से आर बी से करो। पहले आपको पता है कि ये डिस्टेंस भी उसने कहा है कि ये डिस्टेंस एल है, तो चलिएगा आर बी इंटू एल, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। देखो ना, इस ए का अबाउट आप कर रहे हैं तो आर बी दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ए का अबाउट कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और मैं साइन कन्वेंशन में आपको कल भी बताया था नेक्स्ट पहले वाले में कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो और क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव ले लो। अपवर्ड फोर्स टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स टेकन एज नेगेटिव। चलिए इधर देखो, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जिस वजह से मैंने पॉजिटिव लिया। अगेन दूसरा अगर आप मूवमेंट देखें एम, डिस्टेंस मत कर देना, ऑलरेडी मूवमेंट है, तो ये आपका ये भी एंटी क्लॉकवाइज है इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन तो है, फोर्स तो है, बट एक अबाउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा और कोई मूवमेंट तो आता नहीं है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि आर बी दिस इज इक्वल टू एम बाई एल, मतलब यहीं से क्रिस्टली क्लियर हो चुका होता है। जैसे ही आपका ये आर बी आ जाता है तो यहीं से क्रिस्टली क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमने ये सीखा था, ये था इंपॉर्टेंट इतनी चीज से, क्योंकि जैसे हमने ये रिलेशन लगाया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, तो आर ए इज इक्वल टू आर बी हुआ माइनस का, इसको इधर ले जाओगे
तो यहाँ से बस हमने इतना चीज सीखा था कि आर ए और आर बी दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, बट इन नेचर अलग होगा। अगर एक आपका डाउनवर्ड पड़ रहा होगा तो दूसरा अपवर्ड होगा। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया कि आर बी जो है आपका ये एम बाई एल आ चुका है और पॉजिटिव का है, और पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड, पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड। पहले ही साइन कन्वेंशन बताया था कि इसको आप अपवर्ड मानोगे और डाउनवर्ड आपको मानोगे इसको। तो इसका मतलब दूसरा अब आपका भाई आर ए, अब आपको साफ साफ तौर पर समझ आ गया कि ये माइनस का एम बाई एल होना ही होना है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा। समझ आ गया आपको? तो मतलब दो चीजें आपने सीख ली भाई। सबसे पहले बेसिक चीजें ये थी, जितने लोगों को ये पता रहा होगा, हो सकता है कि अभी तो आपका क्वेश्चन कुछ और है, शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर आया है, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पर आर ए और आर बी की ही वैल्यू बोला जाए। चलेगा, अब देखिएगा क्या सीखा आपने, उस चीज को समझो। हमने ये चीज सीखा डियर स्टूडेंट कि ये तुम्हारे पास एक मूवमेंट आया ऐसा एम नाम का, यहाँ पर तुमने ये हिंज माना था, ये तुमने रोलर माना था, रोलर को ऐसे ही बना सकते हैं। ये डिस्टेंस बी थी, ये ए थी, और पूरी टोटली डिस्टेंस बोला जाए तो ये एल है। हमने क्या पाया कि ये जो डिस्टेंस है प्यारे विद्यार्थियों, ये डाउनवर्ड पाया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होती हुई मिली आर ए इज इक्वल टू माइनस का एम बाई एल और आर बी इज इक्वल टू पॉजिटिव का एम बाई एल। तो आर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड रहेगा, और इसका मैं एक प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट भी आपको बता रहा हूँ, और ये अपवर्ड रहेगा एम बाई एल। होता क्या डियर स्टूडेंट, एग्जाम में अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कभी भी जीवन में, कि इतना टाइम नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने का, वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, फिर भी आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत मज़ेदार चीज़ ये है और ऐसा है। माना कभी भी आपका एक्शन ऐसा हो, अभी एक्शन ऐसा हो रहा है ना क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, तो इसके लिए एक्शन ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर ये डाउनवर्ड होगा ये अपवर्ड होगा तभी तो ये आपका एंटी क्लॉक वाइज रिएक्शन कर पाएगा। मान लेते हैं कि बीम में आपका कुछ ऐसा काम हो रहा होता, ऐसे और ऐसे, ऐसा हो रहा होता, ये एक्शन है, तो इसमें रिएक्शन कैसे आती है? अभी देखो एक्शन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है ना, ये क्लॉक, हाँ ठीक है। कितना आया था आपका ए में? हाँ सही है। तो आर ए इज इक्वल टू माइनस का एम बाई एल और आर बी इज इक्वल टू एम बाई एल। तो चलो ये आपका डाउनवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये लॉजिक को समझे आप, इस लॉजिक को पकड़े आप, क्या किया मैंने, ठीक है। अब मैं अभी इसमें तो मैं केवल इसी पर जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अगर डिटेल में गया तो फिर जो एक क्वेश्चन की पीछे की थ्योरी है वो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आगे। तो एक बार अगर आप देखना चाहते हो इसका डिटेल में, मेरा सारी चीज़ें देखना चाहते हो डिटेल में, तो सोम का लेक्चर देखेगा मेरा, एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर देखना बहुत डिटेल में, ठीक है। इधर देखो अभी, तो डियर स्टूडेंट हमने क्या पाया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एसएफडी को ड्रॉ करने की सोचता हूँ, एसएफडी शियर फोर्स। तो शियर फोर्स में सबसे पहले बेस लाइन बना दो, बना दिया बेस लाइन। बेस लाइन में सबसे पहले ए पॉइंट्स आओ, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट का ये ड्रॉप डाउन कराएगा, एम बाई एल ड्रॉप डाउन कराएगा नीचे इतने का, पॉजिटिव का है। उसके बाद देख रहे होंगे आप कि कोई फोर्स नहीं, हम शियर फोर्स बना रहे हैं। अब आप दिमाग में एम मत लाएगा, ए से लेकर बी तक कोई फोर्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट जाएगा, देखिएगा ऐसा, ठीक है ना। ये कांस्टेंट जाएगा कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये कुछ ऐसा जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद आप देखें तो ये एम बाई एल से एक जंप कराएगा फिर से अपवर्ड, तो ये बनेगा डियर स्टूडेंट, बेस लाइन से आप नीचे आए थे, ये बना आपका नेगेटिव का एसएफडी, ये बन जाता है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है ना, ये बन जाता है शियर फोर्स डायग्राम। समझ रहे बात को क्लियरली? अरे कौन समझ रहे हो? अब बात करते हैं इसके बीएमडी का। अब बीएमडी का जो शेप बनता है इसका डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। बेस लाइन है, बेस लाइन है, ध्यान से समझो। यहां पर आपका ये जाएगा 0, ठीक है ना, ये जाएगा 0, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, इसका इस तरह से बनेगा, एक मिनट, ऐसा ऐसा, और फिर ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ये है डियर आपका बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगली क्लास में, अभी मेरा समय, इसके बाद जो है मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर इस पर कराऊंगा, टेंशन नहीं ले, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसमें देखना ध्यान से, बीएमडी में चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये सी पॉइंट है सपोज दैट, तो अगर हम लेफ्ट से देखें, फ्रॉम लेफ्ट,
फ्रॉम लेफ्ट अगर देखा जाए, मतलब कि इधर किस तरफ से, तो आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन का इफेक्ट आएगा आर ए, और यह है आपका आर बी है। तो आर ए इंटू, इधर किया था ना आपने आर ए, यहां से कहाँ गया, ये यहां से आर ए इज इक्वल टू माइनस का आर बी आया था, तो आर बी आपका एम बाई एल पॉजिटिव का है ना, इसका मतलब आर ए आपका नेगेटिव का आ गया, ये तो मतलब है। चलिए खैर यहाँ पर हम बात करते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही कि आर ए फ्रॉम लेफ्ट कर रहे हैं, तो आर ए ये वाली डिस्टेंस, मतलब कि ये फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस ए, तो आर ए इंटू ए, ये मूवमेंट लगेगा आपके सी पर फ्रॉम लेफ्ट, द मूवमेंट एट सी, मूवमेंट एट सी, तो आर ए इंटू ए, आर ए का वैल्यू माइनस का एम बाई एल इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका मूवमेंट एम बाई एल ऑफ ए। ठीक, फ्रॉम राइट देखते हैं हम, फ्रॉम राइट सपोर्ट, तो राइट से देखा जाएगा तो ये रिएक्शन आएगा, मोमेंट एट सी पर ही मोमेंट देख रहे हैं, तो आर बी इंटू बी हो जाएगा दिस इंटू दिस, ये वाली डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये एम बाई एल पॉजिटिव का इंटू ए, मतलब बी, तो ये हो गया एम बी बाई एल। तो आप देख रहे हैं कि बेस लाइन सबसे पहले आप बनाते हैं, ये बेस लाइन है डियर स्टूडेंट। तो जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से देखा जाए तो लेफ्ट से आपका सी पॉइंट पर बोल रहा है एम ए बाई एल, ठीक है ना। अब क्या होता है कि डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स, मतलब कि शियर स्लोप ऑफ जो बीएमडी होगा, बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो शियर फोर्स जो है आपके पास सबसे पहले तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, और क्या है, कांस्टेंट है। तो नेगेटिव और कांस्टेंट जो कर्व बनता है डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसा बनता है, तो ये कर्व इसी वजह से ही कुछ ऐसे जाता है, नेगेटिव और कांस्टेंट कर्व। इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, मैं केवल अभी आपको थ्रोली बता रहा हूं ऐसे ही। तो ये वैल्यू आपकी होगी वो एम ए बाई एल, ठीक है ना, नेगेटिव का। उसके बाद आप देखें यहाँ से तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी सी पर ही, क्योंकि एम बी बाई एल दिखा आपको, एम बी बाई एल सी पर, और वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ऊपर रहा था, ये नेगेटिव में था, नीचे डाला। तो m बाई एल आपने फिर से वही बनाना है, नेगेटिव और कांस्टेंट, क्योंकि फाइनली वही है, नेगेटिव वैल्यू है शियर फोर्स की, और कांस्टेंट है, देखिए ना, कांस्टेंट शियर फोर्स है, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप ये बनता है आपका, नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप है ये, इसको लिख देना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी यही बनाया, देखो। तो अब इसको मिलाएंगे तो आपको ऐसे दिखते हुए दिखेगा ये। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये आपका पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये हमारे पास BMD बन गया है। तो ये रफ चीजें थी, शायद आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो वो आप मेरा लाइव वो देख लेना, ठीक है ना, जो डिटेल लेक्चर है। तो अब हमें मिल गया आंसर, हमें पूछा था कि बताएगा शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर ये है भाई, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज, तो ये है आपके पास पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो इस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स क्या है, क्या पूछ रहा था, शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर, तो बताइएगा शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो सी पॉइंट पर क्या शियर फोर्स है, सी पॉइंट पर शियर फोर्स बताइएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारे चैनल वाले भी देखा मैंने, ये बहुत सारे मैंने लोग भी देखे, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये देखो, अगर यहां पर आपका एक मूवमेंट होता, ठीक है ना, ऐसा, किस तरह का, इस तरह का एक मूवमेंट होता, ऐसा कोई भी मूवमेंट लगा दिया, तो डियर स्टूडेंट इसका बनता है शियर फोर्स जीरो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं। अगर आप समीकरण वर्टिकल फोर्स लगाएं तो आर ए इज इक्वल टू जीरो लगाएं तो आर ए इज इक्वल टू जीरो, सीधे सीधे रिएक्शन जीरो है, तो इसमें कोई आपका शियर फोर्स जीरो बनता है। जबकि BMD देखें तो BMD आपका कुछ इस तरह का बनेगा, इसमें रेक्टेंगल ऐसा बनेगा M का, तो इसकी बातें अलग हैं, इसकी बातें अलग है भाई, इसको भूल क्यों रहे। इसमें पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर ये है और इस पर शियर फोर्स पूछ रहा है, इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर पर शियर फोर्स पूछ रहा है। भाई पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, dm बाई dx इज इक्वल टू शियर फोर्स कहता है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है इस पॉइंट पर तो m बाई एल ही है ना शियर फोर्स, ये तुम्हारा जो है m बाई एल तो है, ये क्या है m बाई एल है शियर फोर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर इसका m बाई एल होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन है इसका जो m बाई एल। कई लोग जीरो बोल रहे हैं, कई लोग इसका आंसर जीरो कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है रियल में m बाई ए ऑप्शन दिया है, m बाई बी दिया है, m बाई एल दिया है और एक आपका जीरो दिया है, तो जीरो होना चाहिए मेरे, सॉरी m बाई एल होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप शियर फोर्स देखें तो पूरा तो आपका कांस्टेंट m बाई एल, क्यों सोचते हो आप,
जीरो भी दिया गया आंसर में, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर ऐसा पूछता ना, अगर ऐसा पूछता कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो बेंडिंग मोमेंट तो आपका वैसे भी जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट उसने पूछा नहीं, खेल खेल दिया आपके साथ। द शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज द एम बाई एल, दिस इज द एम बाई एल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, एम बाई एल इसका आंसर होगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, एम बाई एल। सी पर आप जाओ भाई, आप बी पर जाओ, आप ए पर जाओ, सब जगह तो आपको क्या दिख रहा है, एम बाई एल है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया आपको जानबूझकर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग घूम रहे थे और गलत फलत कुछ बता रहे थे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।